वेलकम टू एजू स्टडी एक्स। मैं आपके मैथ का मेंटर मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से आपके सामने आज आरआरबी एनटीपीसी के मिसलेनियस क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए मैं। और साथ ही मैं आपको एक खुशी की बात बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या किया है कि फेज 1, 2, 3 जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे उनको कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया है। वहां पर जाइए, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सारे फेजेस के जब 3 फेज हो चुके हैं सभी के क्वेश्चन आपको फ्री बिल्कुल अवेलेबल कराए हैं हमने जाके, क्योंकि बहुत जगह पीडीएफ को बेचा जा रहा है मैंने देखा, लेकिन हमारे चैनल पे एकदम फ्री में अवेलेबल है। जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और आपको आगे आने वाले अपने जो भी एग्जाम बचे हैं जिन बच्चों के, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ ही मैं बता दूं, ये तो जीएस की बात हो गई, मैथ्स का कंपाइलेशन भी आपको बहुत ही जल्द वहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना सर, मैथ का भी आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो हो गई बातें, चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहा है एक व्यक्ति की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है, 987 शब्द टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। मतलब कि अगर उसको 35 शब्द टाइप करने में 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, यानी कि उसको 35 शब्द टाइप करने में लग रहा था 60 सेकेंड, तो उसी व्यक्ति को 987 शब्द टाइप करने में कितना समय लगने वाला है ये आपको बताना था। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि अगर 35 में लगा उसको 60, तो 987 में लगेगा उसको, ये लगेगा, हम कह लेते हैं x, इसी को हम कहते हैं एजुआरियन रेशियो। ये शब्द मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं। इसमें क्या करते हैं, इसका इससे जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, वही इसका इससे संबंध होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो, ये तीर के निशान बनाए यानी ऊपर से नीचे जो संबंध, वही इसका इससे संबंध होगा। और अगर आप ऐसे चलना चाहो, कलर चेंज कर लेते हैं, इधर से इधर जो संबंध होगा वही इधर से इधर भी संबंध होगा। इसी को कहते हैं एजुआरियन रेशियो। इसका बहुत जगह यूज है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जगह पर। अभी खैर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 35/987, ठीक है, जहां पर आपको ये 60 सेकंड में होगा, ये कितने सेकंड में होगा ये आपको बताना है। 7 से इसको काटो 5, 7 से इसको काटोगे 1, 7 चौको 28, 7 एकम 7, ठीक है। 5 से अब इसको काट लो 60 को, तो आएगा 12। तो x अगर तुम लिखोगे तो x बराबर क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, गुणा करके 141 लिख दोगे। अब तुम क्या 12 के इसमें गुणा नहीं कर पाओगे, 12 एकम 12, एक कैरी, 12 चौक 48, 1 49, 9, फिर से 4 कैरी, 12 एकम 12 और 4 16, यानी कि 1692 सेकंड तुमको लगेंगे 987 वर्ड टाइप करने में। ठीक है, ये हो गया भैया तुम्हारा आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए उसको, पहले आप पढ़ें फिर हमें बताएं, हम फिर मेरी बारी आएगी। तो पहले तो क्या करिए, हमेशा मैं तो बताऊंगा यही किया कीजिए, आप क्वेश्चन देखा कीजिए, पहले स्क्रीन को यहीं पे पॉज, ठीक है, पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व किया कीजिए। अगर ना आए तब सॉल्यूशन देखिए, वरना स्किप करके आगे चले जाइए, है ना, क्यों अपना टाइम कीमती समय बर्बाद करेंगे। बाकी मैं तो हूं ना यहाँ पे समय बर्बाद करने के लिए, है ना, क्योंकि मैं तो सारे करा के जाऊंगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है और 300 रुपए मरम्मत में खर्च करता है, तो उसको जो अगर क्रय मूल्य बोलोगे तुम यहाँ पे, क्रय मूल्य कितना होगा बताना। क्या हम सही लिखा क्रय मूल्य मैंने 1200, क्या ये सही है, बताओ सही है कि गलत है। तो भैया ये गलत है। क्यों गलत है, गलत इस वजह से है क्योंकि तुमने 300 रुपए मरम्मत में भी तो लगाए हैं, उसको भी तुम इसमें जोड़ो, यानी 1200 रुपए प्लस 300 रुपए, अब ये बना तुम्हारा क्रय मूल्य। समझे मेरी बात, क्रय मूल्य तुम्हारा ये हुआ। ठीक है भैया, क्रय मूल्य तुम्हारा कितना बन गया, 1500 रुपए। और तुमने क्या किया है, उस वस्तु को 2000 में बेचता है, खींचता नहीं बेचता है, ठीक है, 2000 में बेच दिया, 2000 रुपए में बेच दिया तुमने, ये तुम्हारा हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भी मिल गया, क्रय मूल्य भी मिल गया। अब तुमको बताना है लाभ। तो लाभ बराबर तो तुम जानते हो क्या होता है, लाभ बराबर एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस सीपी क्रय मूल्य बटे सीपी यानी क्रय मूल्य, गुणे 100 कर दो। एसपी तुम्हारा था 2000, सीपी था तुम्हारा 1500, और फिर से सीपी तुम्हारा नीचे रखा जाएगा तो 1500। इसका तुम प्रतिशत निकालो, कितना आएगा 500, क्योंकि 2000 से 1500 गए तो 500 बटे 1500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कटे, 5 से ये 3 बार,
तो बचा तुम्हारा कितना, सिर्फ बचा तुम्हारा 100/3। 100/3% यानी 33 सही 1/3%। ये हो गया तुम्हारा आंसर। लगे हाथ कुछ वैल्यू और लिखते जाओ, याद आ गई मुझे। तुम वैल्यू लिख लो, ये तो तुम्हें मिल गई, ये तो तुमने 100/3 लिख दिया। वैल्यू तुमसे पूछता है वो 1/29 बताओ, 1/30 बताओ, 1/28 बताओ। ये वैल्यू अक्सर आपसे बन जाती है, कहीं ना कहीं आपको बतानी पड़ती है। 1 जो है ये समझो कि 100 है, 100 के साथ में है, तब तो मैं अच्छे समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 30 पे तो जानते हो 3.33, इस पे क्या होता है 3.44 होती है, और इस पे 3.55। आगे जाओ तो 6 होता है। वैसे 3.55 करके तुम याद कर सकते हो। इस चीज को तुम याद कर लो, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, चाहे तो नोट कर लो, इसे नोट करो, जरूरी है ये तुम्हारे लिए। एसएससी हो, ठीक है, उसमें भी बहुत वैल्यू ये काम आने वाली है। अगर तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा मानना है तो उसको तुम जरूर से याद कर लो, तुम्हारे बहुत काम आएगी वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6,000 रुपए के मूलधन पर 4% साधारण ब्याज है, 7 साल का ब्याज तुमको क्या है ये बताना है। साधारण ब्याज का तुम सीधे सीधे फॉर्मूला जानते हो। साधारण ब्याज क्या होता है तुम्हारा, साधारण ब्याज तुम कहोगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक लिखा है ना मैंने? अगर मैंने इसको ठीक लिख दिया है तो तुम कर दो उसको सॉल्व। मूलधन तुमको 6,000 दिया है, दर तुमको 4% दी है, और समय तुमको दिया हुआ है उन्होंने 7 साल का। अब तुम इस 2 जीरो से इन 2 जीरो को हटा दो, 60 का 7 चौको 28 से कर दो गुणा। गुणा कैसे करोगे, 28 का 6 बार कर लो, पहले 28 का 5 बार करोगे। ठीक है, इधर बता रहा हूँ, इधर 28 का क्या करो 5 बार करो, ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। तुम जानते हो 140, अब 140 में तो 5 बार तुमको चाहिए 60 यानी 6 बार, तुम इसमें 28 जोड़ लो तो तुम सीधे सीधे 168 बता दोगे हमें। 168 लिख लो तुम यहाँ पे, एक जीरो को हमने यहाँ छोड़ रखा था, उस जीरो को यहाँ चुपचाप चिपका दो, तो कितना हुआ 1680 हो गया तुम्हारा। यही तुम्हारा हो गया साधारण ब्याज। ठीक है भैया, तुम्हारा साधारण ब्याज तुमको प्राप्त हो गया, और यही तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। अगर तुमको समझ में आ गया तो चलो आगे, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न बोल रहा है तुमसे, एक वृत्त के अंदर बनने वाला सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो तुम पहले तो एक वृत्त बना लो, क्योंकि वृत्त की बात की इन्होंने, यहां बना लेते हैं वृत्त। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वृत्त। पढ़ते हैं आगे क्या बोलते हैं, कह रहे हैं इसमें तुम एक वर्ग बनाओ, बड़े से बड़ा वर्ग बनाओ बोला इन्होंने। वर्ग बना लो इसमें तुम, देखो फिगर पे मत जाना, ठीक है, सवाल समझो, फिगर पे मजे मत लो, फिगर ऐसे रहने दो। त्रिज्या तुमको दी है उन्होंने 4, यानी इतनी त्रिज्या 4, तो बचा हुआ पार्ट भी तो 4 होगा तुम्हारा यहां से यहां तक। अगर त्रिज्या तुमको दिया है 4 तो तुम्हारा व्यास 8 हो जाएगा। सहमत हो हमारी बात से? और जो व्यास है इस वृत्त का, वही तुम्हारे इस वर्ग का क्या विकर्ण नहीं होगा? समझ रहे हो मेरी बात? जो तुम्हारा ये व्यास है इस वर्ग का, क्या वो विकर्ण नहीं होगा? कहोगे हाँ, यानी कि यही तुम्हारा विकर्ण भी है। और विकर्ण के लिए फॉर्मूला तुम जानते हो, a√2, जहां a होती है वर्ग की भुजा। समझते हो ना भी बात हमारी? और ये 8 तुमको विकर्ण दी हुई है, ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला a√2। इस तरह से कंपेयर कराते हैं, इस बात को याद रखना मेरी। इधर लिख दे रहा हूं a√2 यानी कि विकर्ण, और विकर्ण वो जो तुमको दी हो प्रश्न में। समझ गए हमारी बात? तो तुमको यहाँ 8 दिया, यहां से तुम a निकालोगे तो तुमको वैल्यू मिलेगी 4√2। और वर्ग का क्षेत्रफल तुम जानते ही हो क्या होता है, क्या होता है बताओगे हमें? a² नहीं होता है क्या? अब a² होता है तो तुम इसका कर दो स्क्वायर, यानी कि 4√2 का कर दो स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे 4 चौको 16, और ये √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो 16 गुणे 2 यानी कि 32। यही तुम्हारा हो गया क्या आंसर। ठीक है भैया, तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई? अच्छा, तुम्हें एक चीज और बताते चलते हैं यहाँ पर। अगर तुमको विकर्ण दिया है, ठीक है, अगर तुमको विकर्ण दिया है वर्ग का विकर्ण तुमको अगर दे रखा है, तो तुम क्या करो, विकर्ण का करो स्क्वायर। देखो क्या ये चीज यहाँ पे सही हो जाएगी तुम्हारी। विकर्ण का हमने कहा विकर्ण का स्क्वायर करो, विकर्ण का
स्क्वायर करो और 2 से भाग दे दो, तो ये तुम्हारे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल, उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। हमारी बात को तुम समझ पा रहे हो हमने क्या कहा? इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है सर, अगर ये तुमको समझ में आ गया तो विकर्ण तुमको कितनी दी है? 8 डायगोनल, यानी विकर्ण 8 दी है, तो 8 का स्क्वायर करोगे बटे 2 करोगे, यानी कि 64 बटे 2, और सॉल्व करोगे तो क्या 32 नहीं आएगा? तो मतलब ये बात यहाँ पे सत्यापित हुई ना कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम विकर्ण का स्क्वायर करके उसे 2 से भाग कर दें तो अभी हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिलता है। ये तुम्हारा हो गया मेथड नंबर 2। समझे? मेथड 1 तुम्हें हम बता चुके थे, ये हो गया मेथड 2। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो पहले तुम ए का लिख लो। ए करता है 15 दिन में, बी जो तुम्हारा है वो करता है 30 दिन में। तुम निकालो इनकी क्षमता का अनुपात, क्योंकि ये तुमको दिया है दिन। 15 30 का अगर तुम लोगे एलसीएम आएगा 30। अगर इफिशियंसी निकालना चाहोगे तो तुम 30 बटे 15 करोगे, तो इसकी ए की आ गई 2, इसकी आ गई 1। अगर इतना तुमको समझ में आ गया तो अब तुम क्या करो, तुमसे बोला बारी बारी से एक एक दिन, यानी पहले दिन आके तुम्हारा ये काम करेगा, अगले दिन ये काम करेगा। तो पहले दिन ये आया 2, अगले दिन फिर एक ए आया, बी आया, इस तरह से काम हो गया तुम्हारा 3 दिन। कितने लगे 3 काम होने में? टोटल काम 3 हुआ, 3 काम हुआ। दिन कितने? एक दिन ये लगा, एक दिन ये लगा, तो 3 काम होने में तुमको लग गए 2 दिन। ठीक है, और अब तो मेरी बात समझो, तुम्हें काम कितना करना है? 30 काम करना है। 3 काम होने में अगर तुम्हें दिन लग रहे हैं 2, तो 30 काम, यानी इसमें तुम 10 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। तो इसी तरह तुम्हें इधर भी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो पता तुमको क्या चला? पता तुमको ये चला कि 30 काम करने में 20 दिन लग जाएंगे। इस तरह से हमें अगर ये पता चल गया, यही तो तुमसे पूछा गया, तो यही तुम्हारा हो गया उत्तर। समझ गए हमारी बात? अगर समझ गए हो तो आगे चलते हैं फिर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, लिखा इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि भाई हिंदी में कराइए, तो हम हिंदी में करा दे रहे हैं। अन्यथा ना तो हमें हिंदी में ही प्रॉब्लम है और ना ही इंग्लिश में समस्या है। देखिए ना, हिंदी में इंग्लिश बोला, इंग्लिश में हिंदी बोल दिया मैंने। खैर होता है ऐसा अक्सर, जानिए उस बात को। जाने भी दें, ए किसी कार्य को करता है आपके 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए और बी सी के साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब ए अकेले करता था तो 20 दिन लेता था, बी अकेले करता तो 30 दिन लेता था। ए बी और सी तीनों आ जाए तो सिर्फ 5 दिन लगने वाले हैं। तो मतलब सी बहुत ताकतवर रहा होगा, इस बात से अंदाजा लगा तुम्हें? तुम क्या करो, पहले ए ने लेता है अकेले 20 दिन, बी ले लेता है अकेले 30 दिन, और ए बी सी अगर तीनों एक साथ आ जाए तो कितने दिन लेते हैं वो? तो वो लेते हैं 5 दिन। तुम क्या करो, इनका ले लो लासापा यानी एलसीएम। 20 30 5 एलसीएम तुम लोगे आएगा 60। इफिशियंसी निकालना चाहोगे तो तुम इस से डिवाइड करोगे 20 को, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 3। 60 को डिवाइड करोगे 30 से, इफिशियंसी आ जाएगी 2। और जब 60 को डिवाइड करोगे 5 से, इफिशियंसी आ जाएगी 12। तो तुमको ए की पता चली, बी की पता चली, ये तो ए बी सी है। ये क्या है? ये ए है, बी भी है, सी भी है। लेकिन ए और बी की तो जानते हो, 3 इसकी है, 2 इसकी है। तो बची हुई अगर 7 बनाना है तुमको, 5 बना चुके हो तो 7 और बनाओ, तभी तो तुम 12 ला पाओगे। तो तुमको सी की पता चल गई, कितनी एफिशिएंसी? 7 है। और तुमसे पूछा क्या है? तो सी अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। अकेला कार्य करेगा, 60 कार्य है, तो कितना समय लेगा? ये तुमसे सी के लिए पूछा था, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अगर तुम निकालना चाहो भिन्न में तो 7 × 8 = 56, और इस तरह से 7 × 8 = 56, 4 60, 60/7 दिन। ये तुम्हें लगेगा सी के लिए, अगर तुम अकेले निकालना चाहो। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा भैया आंसर। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं। आगे हाँ देखो, लिखा है a cos a, 0 और 0, a cos a sin a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? तो हम तुम्हें 2 चीजें बता देते हैं। पहले तो तुम ये समझ लो कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो बेसिक जानकारी होगी तुम्हारे पास, जरूर होगी तुम्हारे पास ये जानकारी। तो अब ये पता है तो कुछ और जान लो, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जान लिया। एक और जानते जाओ अच्छा साथ में, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना तुम्हें जरूर पता होना चाहिए अगर तुम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो या किसी भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें ये चीजें अवश्य ही पता होनी चाहिए बालक, ठीक है। अगर तुम इतना जानते हो तो एक बात तुम्हें और पता होनी चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का होता है फॉर्मूला। दो बिंदुओं, ठीक है सर आप हमसे हिंदी लिखवा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कुछ लिखने को तैयार हैं, उर्दू भी लिख रहे हैं हम तो आपके लिए, हिंदी तो हिंदी रही। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये तुम सोच रहे हो ये x1 x2 y1 और y2 क्या है, अभी तुम्हें बता देते हैं क्या है। ये तुमको जो दो बिंदु दिए गए थे, ये वाला पॉइंट दिया है तुमको, एक ये पॉइंट दिया है, ये जो होता है एब्सिसा, ठीक है, हिंदी में भुज और कोटि करके बोला जाता है शायद। तो ये तुम्हारा x1 हो गया, ये तुम्हारा y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 हो गया, ये तुम्हारा y2 हो गया, ठीक है। यहां हमने सब लिख दिए हैं। अब तुम क्या करो, सीधे इस फॉर्मूले में रख दो। तुमको पहले x2 रखना है, x2 तुम्हारा 0 है, रूट के अंदर तुम ये लिख दो 0। अब तुम्हें रखना है x1, x1 तुम्हारा ये है, x1 क्या है a cos a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाओ। आगे क्या बोला तुमसे y2, y2 तुम्हारा ये है a sin a, ठीक है, माइनस लगाओ और y1, y1 तुम्हारा क्या है 0, इसका भी कर दो स्क्वायर। अब तुमने इतना अगर समझ लिया तो अब तुम आगे क्या करोगे, माइनस के साथ स्क्वायर खुलेगा तो क्या प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यहां पर भी ये 0 हट जाएगा, 0 का अर्थ मतलब ही नहीं है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहां तक बात हमारी बात है सहमत। ए स्क्वायर कॉमन लोगे, रूट के बाहर जाओगे तो सिर्फ ए बन जाएगा, और अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, बता चुका हूं ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू अंदर वाली हो जाएगी 1, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू ए, और यही तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। a होगा तुम्हारा क्या उत्तर। समझ गए हमारी बात को। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 5.46 का p बाई क्यू में मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल सवाल है। p बाई क्यू यानी तुम इसको, इस डेसिमल को हटाओगे तो 2 0 यहां लगाओगे। सहमत हो हमारी बात से। अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला भी जाए तो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 से कर दो भाग, 2 से करोगे 4 से तो कर नहीं पाओगे, तो इसलिए 2 से करो। नीचे 50 आ जाएगा, ऊपर 27 ये और ये 3, यानी कि 273 बटे 50। ये तुम्हारा हो गया P अपॉन Q का फॉर्म, या P अपॉन Q का फॉर्मेट, यानी कि भिन्न के, मतलब भिन्न के तुम्हें फॉर्म में लिखना था और तुमने लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में वहां ऑप्शन जो किस तरह से दिए थे तुम्हें खुद से अपने विवेक से सोचना पड़ेगा, ठीक है भैया। इतना तुम कर ले जाना, उम्मीद करते तो तुम जरूर कर ले जाओगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात हो गई तो तुम समझ लो मेरी बात। चाल बराबर क्या होता है, हर कोई जानता होगा, दूरी बटे समय, ये होता है जनरल फॉर्मूला। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब कोई चीज तुम्हें दी है, जैसे कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको तुम बदलो मीटर पर सेकंड में, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे 9। अब हमें मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्ट करना होगा, तुम देखो भूल जाते हो ना, कब तुम्हें 18/5 करना है और कब तुम्हें 5/18 करना है, भूल जाते हो अक्सर। तो एक बात समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। जब भी तुम्हें बड़ी यूनिट दी है, जैसे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो तुम बड़े से अब छोटे में जाना चाहते हो। बड़ा तो तुम्हारा क्या है किलोमीटर पर आवर, तुम जाना चाहते हो छोटे में। छोटे में जाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा छोटे से मल्टीप्लाई, यानी कि 5/18 छोटा है, क्योंकि ये तो तुम्हारा बड़ा है और ये तुम्हारा छोटा है, समझ रहे हो।
तो तुम्हें बड़े से जाना है छोटे में, तुम करोगे 5/18 से। और जब तुमको जाना होगा, अभी मैं लिख दूं अगर 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड, अगर ये ऐसा लिख देता मैं, ठीक। तो तुम अब क्या करते, अब करते 9 से, लेकिन 18/5 गुणा करते, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था यहाँ पर और तुमको जाना था किलोमीटर पर आवर में। तो इसलिए तुम्हें बड़ी वैल्यू में जाना तो तुम बड़ी से गुणा करोगे, जब तुम्हें छोटी में जाना तो 5/18। इतना याद रखो, छोटी में अगर जैसे किलोमीटर पर आवर से तुम्हें छोटा बनाना है यानी मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो तुम 5/18 से गुणा करोगे। अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, और तुम्हें किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तुम बड़े से गुणा करोगे। तुम्हें ये बात जरूर समझ में आ चुकी होगी अब तक। इतना रायता फैलाया, इसीलिए फैलाया ताकि तुम ये तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो सके कि कब तुम्हें 18/5 से गुणा करना है और कब तुम्हें 5/18 से गुणा करना है। अगर ये चीज हो गई तुम्हारी सॉल्व, तो अब चलो क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 2/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो तुमको समय पूछ लिया है, तो इस फॉर्मूले का इसका इस्तेमाल करोगे तो समय बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, समय पूछा है तुमसे, समय बराबर इधर, समय तुम इधर ले आओ और दूरी बटे चाल कर लो। अभी तो कोई दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, दूरी बटे चाल कर दो, दूरी लिख दो तुम। दूरी तुमको कितनी दी है, 2/5, और दूरी बटे लिखना है क्या तुमको, चाल, चाल तुमको दी है 45, 45 लिखोगे, यानी कि तुम इस तरह लिखोगे 45 को, ठीक है। अब तुम क्या इसको ले जाओगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई होता है, 2 गुणे 1 और 5 गुणे 45, ठीक है। तो आ गया 2/225। अब देखना ये आपको होगा वहां पर कि किस तरह आपको आंसर दिया गया है, क्योंकि ये तो किलोमीटर में रखा है हमने, इसको भी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में इसको भी रखा है। तो ये तुम्हारा आया आंसर, जो भी आया है ना, ये आया तुम्हारा घंटे में, समझ रहे हो, घंटे में आया तुम्हारा आंसर। अब तुम्हें ऑप्शन जो दिए होंगे उसके हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेना। चलते हैं आगे। दिया है दो संख्याओं का लासापा 1012 गुणे 7 तथा मासापा 108 दिया है। तो पहली संख्या अगर ये है तो दूसरी संख्या तुमको बतानी है। तो तुम फॉर्मूला जानते हो क्या, लासापा, ठीक है, गुणे मासापा, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, यहां बोलते हैं पहला नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या। अगर इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। अगर तुमको इतना समझ में आ गया है तो अब तुम करो, वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, 1012 इंटू 7, ये तुम्हें एलसीएम दिया था, एचसीएफ तुमको 108 दिया है, और 1012 तुम्हें दिया है पहली संख्या, और तुमको अब निकालनी है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो तुमको यहां से दूसरी संख्या मिल जाएगी, एक से इसको उड़ा दो, 7 और 56, और ये एक बार 7, यानी 7 और 56 जो है वो तुम्हारी हो जाएगी दूसरी संख्या। प्रश्नानुसार तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर। भैया समझ गए हमारी बात को, तुम्हारा आंसर आ गया 756, 756। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, बोला 500 से 700 के बीच 11 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो तुम्हें समांतर श्रेणी पता है, उसका करो इस्तेमाल, वरना उसके तरीके तो बहुत सारे होते हैं। एक तरीका तो ये भी होता है कि तुम क्या करो कि 500/11 माइनस 700/11 करके डिवाइड करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन इसमें तुम फंस जाओगे कभी कभी। वजह ये होती है कि जब भी ये, इसे बोलते हैं लोअर बॉन्ड, ठीक है। लोअर बॉन्ड ये होता है, यहाँ से ब्रैकेट तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, और ये होता है तुम्हारा अपर बॉन्ड, ये वाला अपर बॉन्ड कहलाता है। तो जब कभी ये लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड जो होते हैं, अपर बॉन्ड अगर ये डिवाइड होगा इस नंबर से, तो फिर तुम्हें एक नंबर बढ़ाना पड़ता है। वो स्कीम अलग है, वो तुम समझ नहीं पाओगे अभी, ठीक है। उसको किसी दिन एक छोटा सा वीडियो बना के मैं समझा दूंगा क्या स्कीम है वो पूरी। खैर अभी प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तो तुम वहां लगाओ समांतर श्रेणी,
उसके लिए तुम क्या कर लो, बोला तुमसे 500 से 700 के बीच 11 से विभाज्य। तुम 500 के नजदीक वो संख्या बताओ जो 11 से विभाज्य हो। तो तुम कहोगे कि 11 इंटू 40 यानी कि कितना 440, और इसी के साथ तुम जोड़ लो कितना 66। ठीक है, तभी तो तुम 500 से ऊपर जा पाओगे। तो तुम्हारा कितना आया, ये 506 आया। तो 500 से 700 के बीच जो पहला नंबर आएगा वो तो 506 हो जाएगा। इतनी बात तुम्हें हमें समझ में आ गई। अब तुम्हें 700 के नजदीक जाना है तो एक काम करो, तुम 11 से गुणा करो किसको, 11 छंग 66, ऐसे लिख लो 60, 660 हो गया। तुम्हें 700 तक जाना है, 40 यानी तुम 35 और बढ़ा सकते हो अपने पास, 7 पन्ने 11 से हो रहा है, माफ कीजिएगा 11 11 अतिरिक्त 33 और बढ़ा सकते हो। तो तुम कितना पहुंच जाओगे, 693 पहुंच जाओगे। समझ गया हमारी बात, 11 छंग 66 यानी 660 और 33, 11 अतिरिक्त 33। तो इसके नजदीक तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इसके बीच ही तो रहना है, तो यानी तुम्हें ये फर्स्ट नंबर मिला, ये तुम्हें लास्ट नंबर मिला। और समांतर श्रेणी में फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो, अंतिम पद जो होता है तुम्हारा, अंतिम पद बराबर क्या होता है, तुम कहोगे पहला पद, ठीक है, फिर होता है नंबर यानी n-1 और फिर d सार्व अनुपात, सार्व अनुपात यही तो होता है तुम्हारा। और सार्व अनुपात यहाँ कितना होगा, 11 होगा तुम्हारा सार्व अनुपात, क्योंकि तुम्हें 11 11 से डिविजिबल देखना है। तो 506 के बाद अगला नंबर कौन सा मिलेगा, 11 जोड़ोगे 517 तुम्हें अगला नंबर मिलेगा। तो इससे पता लगेगा सार्व अनुपात जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो तुम्हारा 11 है। और पहला पद तुम्हें अब मिलेगा 506, अंतिम पद तुम्हारा 693, अंतिम पद पहले लिखो 693, पहला पद तुम्हारा 506 प्लस n तो तुम्हें बताना है कितना है, d सार्व अनुपात जरूर तुमको दिया है कि क्या, ये है 11। अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको इधर ले जाओगे तब सॉल्व करोगे, लेकिन मैं चाहूंगा तुम इसको ना ले जाओ, सॉल्व करने के लिए तुम एक अलग तरीका अप्लाई करो। तुम्हें ये तो पता है ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है और ये भी 11 से डिविजिबल है, तो क्यों ना तुम 11 सबसे ले लो कॉमन और लेके काट दो। समझ लो हमारी बात, हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे समझ लो भाई, तुम 11 इधर से भाग करो, 11 का इसमें भाग करो और 11 का इसमें भाग कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन में, नहीं पड़ेगा ना। 11 11 छंग 66, 11 अतिरिक्त 33, ठीक है, 11 11 चौको 44, 11 छंग 66, ठीक है। अब यहाँ पे क्या n-1 सीधे सीधे। अब तुम क्या करो, यहाँ देखो, अब ले आओ इसको इधर, 46 को इधर ले आओ, 11 नहीं तो सिर्फ कुछ नहीं बचा है, तो 11 तो हट ही चुका है हमारा, माफ कीजिएगा, मुझे क्या करना है, सिंपल सी है यहाँ पर, हाँ एक सेकेंड, सीधे सीधे n-1, तो इससे तुम इसको भाग करोगे, अंतर निकालोगे इसका, तो यहाँ से तुम 14 बढ़ाओगे 60 पहुंचोगे, 14 के बाद 3 ऊपर और है, यानी कुल मिला के 17 आएगा यहाँ पे n-1 बराबर। और n की अगर तुम बात करोगे तो ये एक इधर जुड़ेगा तो n बराबर 18 आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हो तुम्हें हमारी ये बात जरूर समझ में आई होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है तुम्हारा AP में क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या ये फॉर्मूला तुमको याद है, तुमको पढ़ाया जाता है, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, 11th 12th में पढ़ाया जाता है तुमको APGP, और भी पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे तो याद है, खैर मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ा था, तो मुझे याद है कि L अंतिम पद बराबर पहला पद प्लस n जो टर्म्स तुम्हें चाहिए वो, और उनका एक अंतर, और उसके बाद सार्वनुपात दे दो। इस तरह से हमने इसको भी हल कर लिया। बाकी मैंने तुम्हें जो पहला तरीका बताया था कि तुम 500/11 करो और ये 700/11 करो, जो जितने नंबर आएंगी उनसे इनको कर देना, तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे, फिर जो नंबर है इनको घटा देना और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने अपना ये सेशन किया कंप्लीट। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियोस तो शायद ही देखते हैं, पता नहीं, मुझे रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा है अभी, लेकिन इतना बता दूं कि मैथ्स का कंपाइलेशन भी अब हम बहुत ही जल्द PDF के फॉर्म में आपको दे देंगे, जिसमें आपका 1, 2, 3 तीनों फेज के PDF क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन जितने क्वेश्चन आए हैं सब वहां पर हैं। तो प्लीज जिनका भी फेज 4 में हो जाकर के एक बार PDF को देखें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ कमेंट कर दें, और हमारा यूट्यूब चैनल है एजू स्टडी एक्स के नाम से, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर डेली एनालिसिस कराया जा रहा है। ठीक है, उसमें आपको जरूर फायदा मिलने वाला है, जो भी डेली एनालिसिस से बहुत फायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है, और एग्जाम का ट्रेंड जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, और ये पता भी आपको तब चलेगा जब आप अवेयर हैं आपके आसपास क्या चल रहा है, एग्जाम में क्या आ रहा है, तो उसके लिए आप एनालिसिस देखिए। अब जब सुविधा है तो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए, मेरा तो यही कहना है। ठीक है भैया, अब ये हो गई ज्ञान की बातें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और वहाँ पे बेल आइकन होता है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सेशन इज डिसमिस्ड।